नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा मास्टर हूँ और हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। हम ये सीरीज जो चालू की है आरोग्य जीवन यात्रा की, उसके 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल में हमने काफी सब्जेक्ट पे बातें की है। लोगों को बातें अच्छी लगती है और इसीलिए लोगों की अपेक्षा के मुताबिक मैं ये आरोग्य यात्रा चालू रख रहा हूँ और इससे लोगों को फायदा हो रहा है। तो ये अपना हमारे लिए और आप सबके लिए अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो हम यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि शरीर को क्या जरूरत है, कब जरूरत है, कैसे देना है खाना, खुराक में क्या सावधानी रखनी है, शरीर की सफाई कैसे रखनी है, ये सारी बातें हम यहाँ चर्चा में लेते हैं। तो ये आहार का इंजीनियरिंग जो है उसका ये पूरा चार्ट है। ये सबको मैं हर रोज दिखाता हूँ, हर रोज रिपीट भी करता हूँ। कई लोग बोलते हैं साहब क्यों इसको रिपीट करते रहते हो, तो इसीलिए मैं रिपीट करता रहता हूँ कि जो लोग नए जुड़ते हैं उन लोगों को ये रिपीटेशन होने से कई बातें याद रह जाएगी। इसके लिए मुझे रिपीट करना जरूरी लगता है, क्योंकि रिपीटेशन से ही वो मेमोराइज रहता है, इसके अलावा नहीं रहता है। तो शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, खाने का तरीका और स्वाद, ये सब आपको छोटी छोटी बातें, ये चार्ट में सारी बातें लिखी हुई है, तो उसको याद रखना जरूरी है। योगाहार में ये दूसरा चार्ट भी है जो दिखा रहा है आपकी शरीर की सफाई में क्या क्या ध्यान रखना है, शरीर का खुराक में क्या क्या बातें काम की है और सावधानी की भी बातें इसमें बताई गई है। तो ये चार्ट भी इतना ही काम का है जितना अगले वाला आपने देखा, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। जो लोग नए हैं और जिनको मेरी बातें अच्छी लगती है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी योगा और यूट्यूब चैनल पे जाए और उसको सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि हम सबको पर्सनली व्हाट्सएप करके हमारे हर रोज के वीडियो नहीं दे सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए यूट्यूब चैनल, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको हमारे हर रोज के वीडियो पहले दिखाई देंगे। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको एक तुरंत रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आरोग्य जीवन यात्रा की पूरी प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी, लोगों के अनुभव के वीडियोस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और आपको उपयोगी जो प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सको, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। और हमने गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। देश का भी एक अलग ग्रुप है और विदेशों का भी एक अलग ग्रुप है, तो उसमें ज्वाइंट होने के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं वो खास ये बातें ध्यान में रखें। एनडीएस योगार में आज प्रश्न है, एक भाई लिख रहे हैं कि मुंह में लार कम बनती है, क्या करे। तो देखिए, जितना महत्व खुराक का है इससे ज्यादा आपकी मुंह की सलाइवा का है। भगवान ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं वो सारे शाकाहारी या तो चबा के खाते हैं या तो खाना खा लेते हैं फिर बाद में जुगाली करते हैं, मुंह में वापस लाते हैं, जिसको हम अ, गुजरात में बोलते हैं वागोरवू, हिंदी में उसको जुगाली बोलते हैं। तो घास खा लेते हैं फिर वापस मुंह में लाते हैं, उसको चबाते हैं, चबा चबा करके रस करते हैं, फिर वापस मुंह में पेट में बेचते हैं। तो ज्यादातर जो शाकाहारी प्राणी हैं वो, मेजोरिटी सब प्राणियों में भगवान ने डबल जठर दिए हैं, स्टमक डबल होते हैं। तो पहले स्टमक में वो स्टॉक कर लेते हैं, फिर वो जब जुगाली करते हैं तब खुराक को मुंह में लाते हैं, चबाते हैं, रस करके है और दूसरी जठर में आगे भेजते हैं, और वहां से आगे छोटी आंत में पाचन के लिए जाता है। भगवान ने एक बंदर और मनुष्य, ये दो प्राणी ऐसे बनाए हैं, और तीसरा है हाथी। ये तीन प्राणियों को स्टमक एक दिया है। हाथी का स्टमक इतना बड़ा है कि वो अपने उसको जुगाली करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो पचा पा सकता है।
उसकी एक का डाइजेस्टिंग सिस्टम की कैपेसिटी अलग है। लेकिन बंदर, मनुष्य और एक खिसकोली जो होती है, उसको भी शायद, उसको मैंने वागोरता यानी जुगाली करते नहीं देखा है। तो एक मनुष्य, खिसकोली और बंदर, ये 3 प्राणी शाकाहारी ऐसे हैं जिसको एक ही जठर दिया है, तो खाने से पहले उसको चबाना जरूरी है। अब चबाने से क्या होता है कि मुंह में लार आती है, सलाइवा आती है। सलाइवा खुराक के साथ इकट्ठा होती है। आपने जो खुराक खाया है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, ब्रेक होता है। जैसे हम अनाज को आटा चक्की में डालते हैं तो वो पीस जाता है और फिर उसकी आटा बन जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं। तो हम चबाते हैं तब सलाइवा इकट्ठा होती है, साथ में पार्टिकल्स, खुराक का पार्टिकल्स बनता है, टूटता है, छोटे छोटे कण बनते हैं और सलाइवा इसके साथ मिक्स होती है। तो आपने जो खुराक खाया है उसका डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप जितना खुराक खाते हो उतनी मुंह की सलाइवा साथ में चली जाए, वो बहुत जरूरी है। तो आपके जठर को लोड कम पड़ता है। अब मुंह में सलाइवा नहीं बनती है, तो नहीं बनती है इसका मतलब क्या है कि आपकी लार ग्रंथियां डैमेज है। अच्छा, लार ग्रंथियां डैमेज कब होती है? तो लार ग्रंथियों का मेंटेनेंस नहीं होता है। लार ग्रंथियों को आपने ऐसी खराब चीजें खा खा के डैमेज किया हुआ है। जैसे कि आप तीखी चीज ज्यादा खाओगे। मैं यहाँ बताता हूं कि हर स्वाद का अपना काम है। आप मीठी चीज मुंह में रखो तुरंत लार आएगी, सलाइवा आएगा। अच्छा, आप नमक भी रखोगे तो भी सलाइवा आएगा। अच्छा, आप तीखी चीज रखोगे तो भी सलाइवा आएगा। तो सलाइवा, तीखी चीज जब रखते हैं तब जो सलाइवा आता है वो सलाइवा, मुंह की लार, आप जब तीखी चीज मुंह में रखते हो तो उस टाइम आपकी मुंह की जो चमड़ी है वो तीखी चीज से जलती है और जलन से बचने के लिए वो सलाइवा लाती है। तो मीठी चीज आप मुंह में रखो और सलाइवा आए तो वो आनंद से आती है, लार ग्रंथि खुद पैदा करती है। लेकिन जब तीखी चीज रखते हो मुंह में तो आपकी लार ग्रंथि तीखी चीज से बचने के लिए लार छोड़ती है, वो मजबूरी में लार लाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने आपकी लार ग्रंथियों को मार मार के सलाइवा निकलवाया। अच्छा, कोई व्यक्ति को मार मार के काम कराओगे तो कितना दिन करेगा? वो ज्यादा दिन नहीं करेगा। तो जो लोगों को तीखी चीजें ज्यादा खाने की आदत है, उन लोगों की जो मुंह की लार ग्रंथियां है वो डैमेज हो जाती है तिखास के कारण। और डैमेज हुई लार ग्रंथियां धीरे धीरे सलाइवा कम पैदा करती है। दूसरा, जिन लोगों को गुटखा, तंबाकू खाने की आदत है, गरम गरम चीजें खाने की आदत है, गरम गरम चाय, कई लोग ऐसे मैंने देखे, जैसे गरम गरम चाय निकली वैसे ही घटाघट करके पी लेते हैं। उसकी सलाइवा भी, मुंह की जो लार ग्रंथियां उसको भी डैमेज करते हो, साथ में आपके जो गला है, आपकी अन्न नली है, उसको भी डैमेज करते हो, साथ में आपके स्टमक को भी डैमेज करते हो। तो कोई चीज गरम गरम या बहुत ठंडी, आइस, कई लोग मुंह में आइस सीधा रख देते हैं, बच्चे, बर्फ, तो वो भी आपकी लार ग्रंथियों को डैमेज करता है। तो बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म चीज आप मुंह में रखोगे, तीखी चीजें खाओगे तो आपकी लार ग्रंथियां डैमेज हो जाएगी। अच्छा, लार ग्रंथि डैमेज हो गई है, अब उसको एक्टिवेट करनी है तो क्या करें? तो मुंह में सलाइवा लाए ऐसी चीजें मुंह में रखो, मीठी चीजें रखो और नमक वाली चीजें रखो, तो वो थोड़ी पानी छोड़ेगी, एक्टिवेट होगी। अच्छा, आपकी लार ग्रंथियां है उसको डैमेज हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए मेंटेनेंस का खुराक चाहिए, रिपेयरिंग न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपको हरी पत्ती खानी पड़ेगी। न्यूट्रिशन के साथ साथ उसको ठीक करने वाले कारीगर भी चाहिए। तो कारीगर मतलब है आपका हीमोग्लोबिन नेचुरल होना चाहिए।
तो यहाँ आप हरी पत्ती खाइए, जूस निकाल के पिए, उसका हरा रंग क्लोरोफिल शरीर में जाएगा, वो नया हीमोग्लोबिन बनेगा, वही मेंटेनेंस का काम करता है, कारीगर के तौर पे काम करेंगे। तो आपको हरी पत्ती के साथ दो चीज मिल जाएंगे, कारीगर और न्यूट्रिशन, रिपेयरिंग का सामान। तो आपकी लाल ग्रंथियों को नई लाल ग्रंथियों बनाने का काम करेगा। दूसरा एक तरीका है आपकी लाल ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए, वो है आपके मुंह में हवा भर लेने की, और हवा भर के मुंह को इतना फुलाओ कि आपका चेहरा लाल रंग का हो जाए, खून आ जाए और रेडिश कलर का हो जाए, ऐसी ताकत। और नाक दबा के मुंह को फुलाना है, ऐसे करना है। देखो, आपकी आंखों में खून आएगा, आपकी जो ये गाल है उसके अंदर भी खून आ जाएगा, आपके अंदर वो खींचान आएगा। तो इससे क्या होगा कि अंदर ज्यादा खून आ जाएगा। खून आ जाएगा तो अंदर जो डैमेज पार्ट है उसका जो कचरा है वो निकल जाएगा, और नया खून उसको पुराना कचरा निकाल देगा, और साफ सफाई हो जाएगी, और आपके मुंह में नए सेल बन जाएंगे लाल ग्रंथियों के। तो ये प्रैक्टिस भी आपके मुंह में सलाइवा यानी कि नई लाल ग्रंथियां बनाने की फायदे में आएगा। दूसरा आपको ये तो होगा, साथ में आपको सलाइवा पैदा करने की एक दूसरी एक्सरसाइज आती है। इसमें क्या करना है, आपकी जीभ को ऊपर नीचे अंदर घुमाना है अंदर, और फिर थोड़ी सलाइवा आएगी, फिर उसके कुल्ले करने हैं आपको। ऐसे देखो, मैं मुंह बंद करता हूं, अंदर जीभ को घुमाता हूं, और जैसे सलाइवा पैदा करने के लिए प्रैक्टिस करता हूं। देखिए, मेरे मुंह में सलाइवा आ गई, अब उसी के कुल्ले ये भर गया, मुंह पानी से भर गया, उसको मुझे पी लेना है। तो ये प्रैक्टिस आपको जब टाइम मिले दिन में, तब मुंह में सलाइवा इकट्ठा करना है और उसके कुल्ले करते रहने हैं, और तेजी से। तो एक ये काम करना है। दूसरा, आप जब भी कुछ खा पी लेते हो, इसके बाद आप खजूर मुंह में रख दो, उसको घुमाओ, चॉकलेट की तरह उसको घुमाओ और लायर आएगी। इसके बाद जो उसकी गुठली बचेगी, खजूर नो ठड़ियो, उसको मुंह में ही रखना है, उसको फेंक नहीं देना है, उसको घुमाते रहना है। तो वो भी सलाइवा पैदा करता रहेगा, पीते रहो। और इमली का दाना भी ऐसा ही काम में आता है। इमली का दाना भी मुंह में सलाइवा पैदा करने के लिए बहुत बढ़िया काम में आता है। ज्यादातर बहनें इमली के दाने को खा जाते हैं चबा चबा के, वो गलत प्रैक्टिस है। चबा के खा जाने से नुकसान होता है शरीर में। इसकी जगह इमली के दाने को मुंह में रखो, उसको घुमाओ, तो इससे लार पैदा होगी, और पीते रहो। और 1 घंटा ये आपके मुंह में घूमेगा इमली का दाना, तो आपने जितना भोजन किया है इतना मुंह की सलाइवा जाएगी। हमारे मुंह में सलाइवा बनती रहे, इसके लिए हमारे शास्त्रों ने हर खाने पीने के बाद मुखवास की व्यवस्था की है। मुखवास, तो खाने के बाद आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मुखवास में लेनी है जो मुंह में पानी लाए। तो हमारी लाल ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में लानी है, तभी आपकी मुंह में लाल ज्यादा बनेगी, मुंह में ज्यादा सलाइवा आएगा, तो आपका खुराक का पाचन अच्छा होगा। पाचन अच्छा होगा तो डाइजेशन अच्छी होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं तो शरीर में बीमारियां आएगी नहीं। जो लोग धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं, हम तो खाने के लिए नियम देते हैं क्या,
कि आप जितना खुराक मुंह में रखते हो, वो खुराक का जितना वजन है उतनी वजन की आपकी मुंह की सलाइवा इकट्ठा न हो जाए तब तक उसको चबाओ। और चबाते 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 वो रस हो जाना चाहिए। रस होने के बाद उसको पीना है, खाना नहीं है कोई खुराक को। तो जो लोग चबा के खाने की आदत डाल के रखे हैं, वो लोग 90 साल तक जाते हैं, 100 साल तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके शरीर में एक भी बीमारी नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कच्चा खाने वाले ही बीमार नहीं पड़ते हैं। तीनों टाइम पकाया खाने वाले, लेकिन धीरे धीरे चबा 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 के रस करके भेजने वाले भी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये मेन कॉज है बीमारी का। आप चबाते नहीं हो, आदत नहीं है, धीरज नहीं है, शांति से खाने की आपको आपको धीरज ही नहीं है। बस सब काम में जल्दी, सब काम में जल्दी। अरे खाने में तो जल्दबाजी करोगे तो मरोगे और जल्दी भगवान के द्वार पहुंच जाओगे। जिन लोगों को खाने का समय नहीं है, उन लोगों के धरती पे जीने का भी अधिकार नहीं है। खाने का समय दो, बच्चों को चबा चबा के खाने की आदत डाल दी, तभी वो लोग अच्छा जी पाएंगे, बिना बीमारी से जिएंगे। तो ये धरती पे रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे बड़ा प्रधान हो या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा डॉक्टर हो या कोई धर्मगुरु हो, उनको अपना शरीर ठीक रखना है। तो 3 कर्म ऐसे है जिसमें एक कर्म को टाइम देना फर्जियात है। एक तो चबा चबा के खाने का टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, चबा के खाने का टाइम नहीं है तो योगा एक्सरसाइज कसरत करके शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। और उसका भी टाइम नहीं है तो डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। हाँ, और ये कोई बोले मुझे तो चबा के खाने का भी समय नहीं है, योगा एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है और डॉक्टर के पास भी जाने का टाइम नहीं है, तो उसको अहमदाबाद में रहने वाले ऐसा बोलते हैं, दुधेश्वर जाने का टाइम आ जाएगा। दुधेश्वर वहां अहमदाबाद का सबसे बड़ा स्मशान है, उनको वहां जाना पड़ेगा। ऊपर तो जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं है, लेकिन वो स्मशान तक पहुंच जाएगा जल्दी। तो आपके मुंह में सलाइवा पैदा होनी ही चाहिए। नहीं हो रही है तो मेंटेनेंस करो, शरीर में कारीगर दे दो, हरी पत्ती खाइए, और ये मुंह में सलाइवा पैदा करने के जितने तरीके मैंने आपको बताए वो सारे आप प्रयोग कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। दूसरा एक प्रश्न है, सर नमस्ते, મને પેશાબ કરતી વખતે બહુ ઝાર બળે છે, રસાહાર નિજરા કરું છું ત્યાં સુધી સારું રહે છે, ફરી તેવું જ થઈ જાય છે, શું કરીએ સમજાતું નથી, મારી ઉંમર 60 વર્ષની છે, તમારા બધા વિડીયો જોઉં છું, मार्गदर्शन आपका विनंती। तो ये भाई साहब 60 साल के हैं, उनको जब पेशाब करते हो तो पेशाब में जाग आ रहा है। तो जाग तभी आता है जब आपकी किडनी में फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, किडनी बिगड़ने का ये संकेत है। तो आपको वो जब कच्चा खाते हैं तो समस्या नहीं आती है, जब पकाया खाते हैं तब आती है। तो आप कच्चा ही खाते रहिए, पकाया क्यों खा रहे हो? पकाया एक ही बार खाइए। पकाया में भी ध्यान रखो, लोग पकाया रात का खाना खाते हैं तो दोपहर को जितना कच्चा खाते हैं इससे 3 गुना रात को पकाया खा लेते हैं। ये भी गड़बड़ी करेगा। पकाया 50% से कम आपके शरीर में जाना चाहिए पूरे दिन में, 50% से कम। और इसका रेशियो कैसे तय करें, 50% कैसे तय करें, तो ये आपको सिखाता हूं मैं। आप मान लो दोपहर को कच्चा खाया, जूस पिया, फल खाए, सलाद खाया, फ्रूट्स किया, अंकुरित खाया, जो भी आप कच्चा खा रहे हो वो सारी चीजों का आप टेस्ट करो। तो इसमें सब चीजों में जितना पानी का पोर्शन है वो एवरेज निकालोगे तो 80% पानी निकलेगा, एवरेज। मान लो आपने 1 किलो कच्चा भोजन किया तो इसमें से 800 ग्राम पानी पिया, बाकी 200 ग्राम भोजन किया आपने, तो दोपहर को आपने 200 ग्राम खाया। अब रात का आप पकाया खा रहे हो, 500 ग्राम पकाया खा गए। अब 500 ग्राम पकाया खाया, इसमें से पानी वाला हिस्सा निकाल दो तो 400 ग्राम आपने पकाया खा लिया। तो यहाँ आपने क्या किया, पूरे दिन में 200 ग्राम कच्चा खाया और 400 ग्राम आपने पकाया खाया। अब वो 400 ग्राम पकाया खाने वाले के शरीर में बीमारियां आएगी, धीरे धीरे करके आएगी वापिस। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कच्चा 400 ग्राम होना चाहिए, इससे ज्यादा, और पकाया 400 से कम। यानी कि आपको
कच्चा ज्यादा खाना है, पकाया कम खाना है, तो आपको 2 किलो कच्चा खाओगे तब आप 400 ग्राम कच्चा भोजन किया ऐसा मानने का, और रात का 400 ग्राम खाओ तभी वो 50-50% हुआ, ऐसा समझ के ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। किडनी को ठीक रखने के लिए हरी पत्ती ज्यादा खाइए। अच्छा, किडनी क्लींजिंग भी कर सकते हो आप। हाँ, किडनी क्लींजिंग के लिए एक दिन आप या तो नींबू पानी पी रहिए, तो आपके किडनी में जो क्षार है जमावट हो गए ये, हाँ छोटे छोटे, क्योंकि हम जो नमक खाते हैं, जब भी कुछ खाते हैं नमक डालते हैं, कच्चा खाते हैं फिर भी नमक डालते हैं, पकाते हैं तो पकाने से शुरू में ही नमक डाल देते हैं, तो जो नमक गर्म होके हमारे शरीर में जाता है वो हमारे शरीर में स्केलिंग करता है, वो छोटी छोटी पथरियां बनाता है। तो सबसे ज्यादा पथरियां शुरू होती है बनने की किडनी में, तो किडनी में ज्यादा पथरियां हो जाने से, उसका स्केलिंग हो जाने से वो किडनी की कार्य क्षमता डैमेज होती है, कम हो जाती है। तो किडनी को साफ करने का सबसे अच्छा बढ़िया तरीका है एक दिन पूरा दिन नींबू पानी पे रहने का, कुछ नहीं खाने पीने का, सुबह में उठे शाम तक हर घंटे नींबू का पानी निकाल दो, पानी पियो, हर घंटे नींबू पानी निकाल लो पियो। ऐसा करोगे तो आपके किडनी में जितनी क्षार है वो सारी पिघल के निकल जाएगी, आपकी किडनी काम करने लग जाएगी। दूसरा एक अच्छा तरीका है किडनी को ठीक करने का, ये है वे मकई के भुट्टे आते हैं, मकई भुट्टे आते हैं, उसके रेशे निकलते हैं सिल्की सिल्की, तो जो सिल्की बाल होते हैं मकई के भुट्टे के, वो बाल को आप इकट्ठा करो, काफी 3-4 मकई भुट्टे के ले लो और उसके जितने बाल निकले वो ले लो, इसमें 1 गिलास पानी डाल दो, 1-2 गिलास, और उसको उबालो। आपका जो 2 गिलास का पानी 1 कप रह जाए तब तक उसको उबालो, और ये जो पानी छान के फिर उसको पी लो। हफ्ते में या 2-3 दिन में एक बार ऐसा किया करो, तो 4-5 बार ऐसा करोगे तो आपकी किडनी में सफाई हो जाएगी, किडनी क्लींजिंग हो जाएगी। तो एक ये तरीका है क्लींजिंग का। और क्या डैमेज जो है किडनी, उसको ठीक करने का काम आपको हरी पत्ती से करना पड़ेगा। तो हरा धनिया जो होता है, धनिया के पत्ते किडनी के लिए बेटर है, बहुत बढ़िया है। तो हरी धनिया का ज्यादा पत्ता ले आओ, उसका चटनी बनाओ, इसी तरह जूस निकाल दो, और उसमें आपको जो टेस्ट करना है वो करके हरी धनिया का पत्तियों का रस आप 1-2 गिलास हर रोज मिनिमम पिए, तो हफ्ता सरंगे पिए तो आपकी किडनी ठीक हो जाएगी और ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। किडनी सबसे दूसरा पार्ट है हमारा बॉडी का इम्पोर्टेंट, पहला है लीवर, दूसरा है किडनी, ये दोनों का क्लींजिंग होता रहना चाहिए। लीवर क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग के लिए मैंने करीब 299 के आसपास 2 वीडियो ऐसे बनाए हैं जो लीवर क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग के लिए मैंने स्पेशल बनाए थे, तो आपको रिक्वेस्ट है कि वो आप एक बार देख ले। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है मल शुद्धि पाउडर। हमने एक मल शुद्धि पाउडर बनाया है जिसमें सोनामुखी, संचर, हिमज, अजमो, सूंठ, वरियारी और हरडे, ये आइटम्स इकट्ठा करके अद्भुत कॉम्बिनेशन है हमारे पास, जो आपके बड़ी आंत को और छोटी आंत को अद्भुत तरीके से साफ करके दे देती है। हफ्ते में 2 बार आपकी छोटी आंत जो 30 फीट लंबी है उसमें इकट्ठा हुआ कचरा हफ्ते में 2 बार निकाल देना चाहिए। वो निकाल देने से पेट में कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्जियत, एसिडिटी, वो सारी समस्याएं कम हो जाती है। तो हफ्ते में 2 बार आप मल शुद्धि पाउडर का प्रयोग कीजिए, और 1 ही चम्मच रात को सोने के टाइम लेना है। आप रात को मान लो 8 बजे लास्ट खाना खाया आपने, तो इसके 2 घंटे बाद 10 बजे आपको 1 चम्मच 1 गिलास नॉर्मल पानी में गुला के पी के सो जाना है, और आपको सुबह में आपकी छोटी आंत का सारा कचरा बाहर निकाल के फेंक देगा, आंत को साफ कर लेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है मल शुद्धि पाउडर से आंतों की सफाई करने का। हफ्ते में 2 बार कीजिए, ज्यादा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1 ही चम्मच लेनी है, और एक की जगह 2 चम्मच ले लोगे तो दूसरे दिन आपको ऑफिस नहीं जाने देगा, हाँ, लूज मोशन कर देगा, वो इतना स्ट्रांग है। इसीलिए उसको हफ्ते में 2 ही बार लेना है, 1 ही चम्मच लेना है, खाने के 2 घंटे बाद लेना है, रात का भोजन खाने के बाद सोने के टाइम लेना है, और खाने के बाद तुरंत ले लोगे तो आपको आधी रात उठाएगा।
तो ये मल शुद्धि हमारी आंतों की सफाई के लिए अद्भुत है, और जिन लोगों ने लिया है वो लोग एनिमा भी नहीं लेते हैं, इससे साफ कर लेते हैं और खुश है। तो जो लोग एनिमा से डर लगता है जिनको, ये भी आपकी आंतों की सफाई के लिए मल शुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अद्भुत चीज है, उसका प्रयोग। हाँ, इसकी जगह अवेज में त्रिफला हो सकता है, लेकिन त्रिफला जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये मल शुद्धि स्ट्रांग है। त्रिफला आप हर रोज ले सकते हो, मल शुद्धि आपको हर रोज नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान करेगा। काम की बातों में अभी कोरोना बहुत चल रहा है, तो और सीजन भी बदल रही है, ठंडी में से हम गर्मी की ओर जा रहे हैं, होली आ रही है। तो ये जो सीजन है, बीच वाली सीजन, इसमें ज्यादातर लोगों को वायरल इन्फेक्शन लगता है। तो आपके शरीर में जो सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स के हिसाब से आपको क्या होने का चांस है वो कैसे पता करे। तो ये आज एक काम की बातों में मैंने लिखा है कि आपको मान लो सूखा खप है और छींक आ रही है, तो ये एयर पॉल्यूशन का है, क्योंकि अभी ये जो समय है वो एयर पॉल्यूटेड ज्यादा होता है। ये जब सीजन चेंज होती है तो इसके बीच में का जो समय होता है, वो इसमें एयर पॉल्यूशन ज्यादा होती है। अभी धूल भी ज्यादा, हवा में रजकण ज्यादा होते हैं। तो ये पतझड़ की सीजन चल रही है। तो इसके हिसाब से ये हवा में धूल और ज्यादा रहती है, तो ये प्रदूषण के हिसाब से आपको हो रहा है। तो इसमें बहुत जो टेंशन लेने की बात नहीं है। मान लो आपको कफ भी है, हाँ, मुकस भी आ रहा है, अंदर से गाढ़ा सफेद कलर का प्रवाही निकल रहा है, छींके भी आती है और नाक बहती रहती है सतत, तो आपको ये सामान्य जुकाम हो सकता है। वो आपको कॉमन कोल्ड है। तो ये प्रदूषण के हिसाब से थोड़ा ज्यादा शरीर को नुकसान करता है। ठीक है, मान लो आपको कफ भी है, मुकस भी आ रहा है, छींक भी आ रही है, नाक भी बह रही है, बॉडी में पेन हो रहा है और वीकनेस लग रहा है, तो आप फ्लू के शिकार हो। तो ये फ्लू जो है ये थोड़ा इससे सामान्य जुकाम से ज्यादा नुकसान करता है। तो वो होने के टाइम आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। और मान लो आपको कफ भी है, आपको मुकस भी आ रहा है, छींक भी आ रही है, बहती नाक भी है, बॉडी पेन भी है, वीकनेस भी है, और जुका थोड़ा बॉडी टेम्परेचर भी लिख रहा है, फीवर भी लग रहा है, और श्वास में तकलीफ है, श्वास लेने में भी तकलीफ लग रही है, तो आपको तुरंत इमरजेंसी में कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए और उसकी तात्कालिक सारवार चालू कर लेनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही समस्या कोरोना जैसी आपको लग रही है सिम्टम्स, तो आपको तो हो सकता है तो निर्जला कर लेना है, खाना पीना बंद कर लेना है, एनिमा लेके आंतों की सफाई कर लेनी है, और आपको नींबू पानी पे और खट्टे फल पे रह जाना है। तो आपको क्या होगा, पकाया बंद कर लेना है, डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद कर लेनी है, और हो सकता है तो पपीता का पान का एक रस सुबह में और एक पत्ती का शाम को, 2 टाइम 2 दिन कंटिन्यूस ले लेने से आप ऐसी खराब परिस्थिति में से रिकवरी बढ़ सकती है। और इस इतना करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि रिकवरी नहीं है, तो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि शरीर में ज्यादा सारे अंग में पहुंच गया होगा वायरस कोरोना, तो फिर आपको आईसीयू में दाखिल होके उसको ट्रीट करा लेनी चाहिए। ठीक है, 1-2 दिन ये आपको ये नेचुरल तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे तो आपको जैसे आपको हवा का प्रदूषण का पहला सिम्टम्स लगे, छींक लगे और कफ लगे, तो आपको सोच लेना चाहिए कि अब शरीर में कचरा बढ़ रहा है, एक दिन निर्जला कर लो, या तो खाने में पकाया और डेयरी बंद कर लो, तो आप रिकवर हो जाओगे। थोड़ा जुकाम बढ़ रहा है तो भी आपको ये कर लेना चाहिए। तो ये आपके शरीर में सिम्टम्स जो दिखा रहे हैं, ये शुरुआत छींक से या सूखे कफ से होता है, गला पकड़ने से, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। आप खाने में ध्यान नहीं रखते हो, खाते रहते हो और सफाई का मौका नहीं देते हो शरीर को, न खाने की चीजें खाते रहते हो, डेयरी प्रोडक्ट खाते रहते हो, पकाया ज्यादा खाते रहते हो। तो ये जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है, उन लोगों को दालें बंद कर लेनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लेना चाहिए और पकाए एक ही बार खाना चाहिए। हाँ, ये खास ध्यान रखो, तो शरीर में ये समस्या आएगी नहीं।
हमारी निःशुल्क शिविरें चालू हो चुकी है। आपको 28 तारीख मार्च में गांधीनगर में है, उसका टाइम दोपहर का 2 से 5 रहेगा, और अहमदाबाद में होगी अप्रैल के 11 तारीख को, तो उसका टाइम रहेगा सुबह में 9 से 12 का। आपको एड्रेस लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको उसका एड्रेस लोकेशन मिल जाएगा। योगाहार के जो लोग सेमिनार में नहीं आ सकते हैं संडे के, वो लोग हमारे अहमदाबाद का सेंटर है, वहाँ हर रोज 4 से 6 का फ्री सेमिनार होता है। इसमें भी आप भाग ले सकते हो, हिस्सा ले सकते हो, वो भी तद्दन फ्री है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग सिंबॉलिक है। आप छोटे बड़े सब जो भी है, बीमार हो तंदुरुस्त, सबको ये आहार के नियम लागू होते हैं, उसको समझ लेना जरूरी है। योगाहार को सही तरह अपनाने के लिए हमने एक पूरी किट बनाई है, वो आप किट मंगवा सकते हो। इससे आपके काम की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, आप अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकते हो, हमारे पास से मंगवा सकते हो, ई बुक भी अवेलेबल है। दूसरी हमारी एक फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर आपको अच्छी खाने पीने की रेसिपीज मिल जाएगी, कच्चे में भी मिल जाएगी, और रात को एक टाइम पकाया खाने वाली चीजें भी आपको अच्छी अच्छी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। कल दूसरी बार दूसरे प्रश्नों के साथ, नई काम की चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।